हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CGL 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट ECS पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी पहले अटेम्प्ट में यानी कि CGL 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और मेरा मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। प्री में और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आप लोगों को CGL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद 18 वीडियो और बचती हैं। टोटल मिला के 21 शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट हुआ था CGL 2021 का, और टोटल 525 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, तो 18 वीडियोस के बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और इससे पहले मैं आपको CPO 2019, CGL 2019, CHSL 2019, CPO 2020, CGL 2020, CHSL 2020 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ और कुछ चैप्टर करा चुका हूँ। सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, और ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF प्लस SSC के वेबसाइट पे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती है वो सारी पोस्ट कर दी जाती है। टेलीग्राम, फेसबुक पेज लाइक कर देना। फेसबुक पेज पे भी सारी चीज़ें अपलोड की जाती है। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि यहाँ पे फ्री मैथमेटिक्स कोर्स जो मैं आपको कराऊंगा, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स कराऊंगा, ताकि आपकी SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स जो कि CGL प्री और मेन, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको 2019 और 2020 में CPO, CHSL, CGL के कराए हैं, पर 2021 से मैं SSC के सभी एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड तक जरूर देखना वीडियो को, कंटेंट देखना, चैनल पे गो थ्रू हो जाना एक बार, और एक बार कंटेंट देख लेना, फालतू कोई बात नहीं होती यहाँ पे। सिर्फ काम की बात और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो एक बार चैनल देख लेना। चैनल अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ताकि जो भी मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करूँ, मुझे और अच्छा लगे अगर आप चैनल को इतना प्यार देंगे। तो कोई इंक्वायरी हो, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22। तो पहले तो आपने ये देखा क्या कि 52, 71, 43, 22 A और B ये कितने नंबर है? 6। इनका एवरेज आपको 55 गिवन है। उसके बाद 42, 45, 49, 51, 42 C और D ये 7 नंबर है। इनका एवरेज आपको 53 गिवन है। आपको बोला ABCD का एवरेज बताओ। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने देखा 52, 71, 43, 22 और A और B, इसका अगर आपको एवरेज निकालना तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स आई हैं? 6 टर्म्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 55। तो यहाँ पे आपने देखा कि A प्लस B, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55 इंटू 6, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 330। और यहाँ पे अगर आप देखो कि 52 में 71 जोड़े तो आपके पास कितना आ गया? 123। 123 में अगर आप 65 जोड़ोगे, 123 में अगर आप 65 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 188। 188 प्लस A प्लस B की आपके पास वैल्यू आ गई। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 188 माइनस कर दो 330 में से, तो आपने देखा कितना आ गया आपके पास? 142। फिर आप C प्लस D निकाल लो, तो आपने देखा 42, 45, 49, 51, 42 C प्लस D, तो ये 7 नंबर है, तो डिवाइड कर दिया 7 से। इनका एवरेज आपको गिवन है कितना? 53। तो आपने देखा 53 इंटू 7, और 42 में 45 जोड़े, तो पहली बात तो 42 और 42 84। 84 में अगर आप 45 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 129। और 129 में अगर आप 100 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 229। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? C प्लस D। तो आपने देखा कि C प्लस D की जो वैल्यू है 53 सत्ते कितना होगा? 7 या 21, 7 पंजे 35, तो 371 हो जाएगा। 371 में से 229 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 142। ठीक है ना। तो आपने देखा A प्लस B प्लस C प्लस D, आपको बोला क्या है कि एवरेज बताओ ABCD का। तो ABCD का एवरेज कितना आ जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। तो आपने देखा A प्लस B की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 142। और C प्लस D की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 142। A प्लस B की निकाली 142, दोनों की 142 है, तो आपने देखा 142
तो ये कितना आ गया आपके पास 284/4, तो ये आपके पास कितना आ गया 71। तो 71 जो है आपके पास एवरेज आ जाएगा किसका, चारों नंबर ABCD का। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास 4√15। आपको बोला है x² + 1/x² बताना है। देखो x² + 1/x² आप तभी बता सकते हो जब आपके पास x + 1/x की वैल्यू गिवन हो या फिर x की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ पता हो। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है, पर आप यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू भी बना सकते हो। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन करना ना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप x² पुट करो, मतलब ये x की वैल्यू आप पुट करो, फिर यहाँ पे x² में x की वैल्यू अगर आप पुट करो, तो आप देखोगे कि लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ना यहाँ पे x + 1/x फॉर्म बनानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको x + 1/x फॉर्म बनानी है। कैसे बनाओगे, आपने देखा x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 4√15, 4 + √15, ठीक है। तो मेरा जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, मतलब अगर मुझे x की वैल्यू गिवन है और 1/x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो मैं ना डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, 4 - √15। देखो मैं कैसे लिखता हूं, अगर आप 1/x लिखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कि ये 1/4 + √15 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करके आप देखते हो कि नीचे क्या लिखा है a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², 4 का स्क्वायर कितना 16, 15 √15 का स्क्वायर कितना 15, तो 16 - 15 कितना 1, और ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास 4 - √15, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4 - √15। ये आप डायरेक्ट करना सीखें, ठीक है। जब भी आपको x की वैल्यू 4 + √15 या 1/x की वैल्यू आपको 4 + √15 गिवन हो, तो आप डायरेक्ट लिखना सीखो कि x की वैल्यू अगर 4 + √15 है तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - √15, और अगर 1/x की वैल्यू 4 + √15 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - √15। ये आप डायरेक्ट चीजें लिखनी सीखो। देखो कैसे सीखोगे, आपने सबसे पहले तो देखा कि x की वैल्यू क्या है 4 + √15, 1/x की वैल्यू आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो। आप एक चीज चेक करो क्या कि 4 + √15 लिखा है, आपने क्या देखा कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, आपने देखा कि 4 का स्क्वायर कितना 16, √15 का स्क्वायर कितना 15, और इन दोनों का आपको सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस चेक करके आपने देखा कि डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 1 आ गई, अगर 1 वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्ट लिखो क्या कि अगर यहाँ पे प्लस है तो या माइनस, अगर माइनस होता 4 - √15 x की वैल्यू होती तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाती 4 + √15, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अगर आपको ऐसा हो जाता, देखो यहाँ पे अगर आपको गिवन होता क्या कि x की वैल्यू जो है √17 + √15, तो 1/x की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे √17 - √15/2। कैसे लिखा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि √17 का स्क्वायर कितना 17, √15 का स्क्वायर कितना 15, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने चेक किया, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1। तो अभी के लिए आप एक चीज सीख गए क्या कि x की वैल्यू अगर 4 + √15 है तो 1/x की वैल्यू आप 4 - √15 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर का जब डिफरेंस देखा आपने 1 आ गया। देखो सिमिलरली ये चीज़ होती है क्या कि अगर x की वैल्यू 2 + √3 है तो 1/x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 2 - √3। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, 4 - 3 कितना 1। जब भी दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए तो आपने यहाँ से देखा कि आप सीधा ही प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस होता तो यहाँ पे प्लस कर देते आप। तो इतनी सी बात थी सिर्फ, ठीक है। तो आपने देखा कि x की वैल्यू आपको गिवन है, आपने 1/x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या रह गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। आपको निकालना है x² + 1/x², x² + 1/x² अगर आपको निकालना है तो आप x + 1/x लिख लो। तो आपने देखा x + 1/x कितना हो जाएगा 4 + √15 + 4 - √15, तो √15 से √15 गया, x + 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8। तो x + 1/x अगर a होता है तो x² + 1/x² क्या होता है a² - 2, 64 में से 2 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा 62। आसान क्वेश्चन है। अभी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। अगर वो 960 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसको गेन होगा कितने का 12%। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो है 100 लेट कर लिया। आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस आपने 100 लेट कर लिया। आपने देखा पहले जो है वो उसको कितने की हानि पे बेच रहा था 18% की हानि पे बेच रहा था, तो आपने देखा सेलिंग प्राइस कितना आ गया। आपने देखा सेलिंग प्राइस जो है, आपने देखा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100, तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस कितना माना 100 पे 18% का लॉस हो गया। 100 कॉस्ट
प्राइस आपने 100 माना, 100 पे 18% का लॉस हो गया, तो आपने देखा 100 का 18% कितना होगा 18, 100 में से 18 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस 82। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि 100 की खुद की वैल्यू 100% है, जिसपे 18% जो है डिक्रीमेंट आ गया, मतलब 18% का नुकसान हो गया, तो वैल्यू रह कितनी गई 82%। तो 100 का 82% कितना हो जाएगा 82। फिर आपको बोला गया कि अगर वो 960 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो उसको प्रॉफिट होता कितने का 12%। आपने देखा अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है 12% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आपने देखा कि प्रॉफिट जो है वो लाभ होता है, मतलब 100 रुपये में चीज़ खरीदी, 12% का लाभ हो गया, तो 12% 100 का कितना होगा 12 ही होगा, तो 12 रुपये का लाभ हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 + 12 112। तो आपने देखा कि अगर आपने कॉस्ट प्राइस 100 लेट किया तो पहले जो सेलिंग प्राइस था 82 था, बाद में जो सेलिंग प्राइस है कितना 112, मतलब कितने रुपए ज़्यादा पे कर रहा है पहले से। आपने देखा कि 112 जो है 82, तो 112 और 82 का डिफरेंस कितना 30, मतलब पहले से वो 30 ज़्यादा पे कर रहा है हमारे हिसाब से। और क्वेश्चन में गिवन है कि यार वो ना 960 रुपये ज़्यादा पे कर रहा है। तो आपने देखा कि 30 की वैल्यू कितनी आ गई 960, 30 की वैल्यू 960, तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 32, एक की वैल्यू 32, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जो कि आपने कॉस्ट प्राइस माना था, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3200। तो कॉस्ट प्राइस 3200 आ गया। क्वेश्चन में बोला अगर आर्टिकल को 3840 पे बेचा जाए तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो आपने देखा प्रॉफिट कितने का हो गया, आपने देखा कॉस्ट प्राइस जो है 3200 आपने निकाला, सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास 3840, तो आपने देखा प्रॉफिट जो है कितने का हो गया 640 का। आपने देखा प्रॉफिट जो है कितने का हो गया 640 का। प्रॉफिट निकालते किस पे कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100%, तो आपने देखा ये गया और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 20%। 20% जो है उसको लाभ होगा अगर वो 3840 पे बेचे। एक ट्राइंगल है LMN, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल L और बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, मतलब एंगल L का बाइसेक्टर और एंगल N का बाइसेक्टर जो है वो जाके मिलेंगे एक एंगल पे, जो एंगल होगा कितना 112 डिग्री। आपको बोला है एंगल M आपको बताना है। अब आपको पता है कि जब दो एंगल के बाइसेक्टर जहाँ पे जाके मिलते हैं उसको ना इन सेंटर बोलते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे किसी ट्राइंगल के दो एंगल के बाइसेक्टर जाके मिलते हैं उनको इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि अगर ये L है, मतलब अगर ये O है, तो LOM की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री, प्लस जो इसके ऊपर एंगल है, तो आपने देखा O के ऊपर क्या है, मतलब एंगल LON के ऊपर क्या है M, तो एंगल M/2। तो आपने देखा ये कितना हो गया 112, 112 में से 90 गए तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल है कितना, तो आपने देखा कि 112 में से 90 अगर मैं घटाऊं तो 22 आएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 44 डिग्री, करेक्ट आंसर। अभी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है बोटमैन कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको गिवन है कितनी 9 km/h। क्वेश्चन में बोला है ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 आवर। तो आपको दिया है क्या कि वो टोटल डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेता है 9 घंटे। तो आपने देखा टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम और टाइम ऑफ अपस्ट्रीम आपने ऐड किया तो आपको गिवन है कितना कि टोटल टाइम लगा 9 घंटे। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की, आपको पता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर। तो आपने देखा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो कितनी है 9, स्पीड ऑफ वाटर आपने ऐड कर दिया। फिर आपने देखा अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 35 और आपकी बार स्पीड जो है माइनस हो जाती है, ठीक है। अब बजाय कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाओ, आप ना y की वैल्यू लेट करना शुरू करो। आपने y की वैल्यू 1 लेट करी, 1 लेट किया तो यहाँ तो 44/10 बन गया और यहाँ पे 35/8 सॉल्व करके कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो आपने y की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 2 पुट की और 2 आप जानबूझ के भी पुट कर सकते हैं, क्यों यहाँ पे 11 बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है 11 इसको एग्जैक्टली काट देगा, ठीक है ना। तो आपने देखा 11 इसको एग्जैक्टली काट सकता है, तो आपने y की वैल्यू 2 पुट की, तो आपने देखा 44 + 11 35 और यहाँ पे 9 + 2 11, 9 - 2 कितना 7। तो आपने देखा यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 4। तो y की वैल्यू पुट करने पे आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो आपने देखा कि y की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ रिवर जो है वो आपके पास कितनी आ गई 2 km/h। आपको बोला है कि कितना टाइम लगेगा 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में,
तो आपने देखा डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगेगा। 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की, 9+2 स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ रिवर, और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम आना है। अब दोनों की स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, तो आपने देखा 33/11 28/7, तो ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 3, 4 और 3 कितना होता है, 7 घंटे इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला ट्राइंगल ACD है, ठीक है, और B और E 2 पॉइंट है। आपने देखा B और E 2 पॉइंट है किस पे, AC और AD पे, और बोला है क्या कि BE जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। आपको बोला है कि BE जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो आपने यहाँ से देखा कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और एंगल A तो कॉमन ही है। अगर मैं बात करूँ कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD के दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने देखा कि AB/AC BE/CD और AE/ED हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपने देखा कि BE की लेंथ कितनी, 6, CD की लेंथ कितनी, 9। तो आपने देखा कि AB और AC का रेशो जो है वो कितना है, 2:3, और यही AE और ED का, AE और AD का रेशो है, ठीक है। तो आपने देखा कि AB की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 5। AB की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 5। आपको ना BC की लेंथ बतानी है, एक तो आपको AE की लेंथ बतानी है, एक आपको BC की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो आपने देखा इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपने देखा यहाँ पे कि AB की जो लेंथ है वो कितनी है, 5। तो आपने देखा AC की लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 × 15/2 कितना आ जाएगा, 7.5। अगर AC 7.5 है, जिसमें से AB अगर 5 है, तो BC कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आपने देखा यहाँ पे कि AD की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। आपको AE की लेंथ बतानी है, तो यहाँ से आप एक चीज़ चेक करो क्या कि AB और BC का जो रेशियो है वो 2:1 है। AB और BC का जो रेशियो है, आप ऐसा ना करना कि BE और CD का रेशियो अगर आप देखने लग जाओ, BE और CD का रेशियो आप मत देखना, आप सिर्फ चेक करना AB और BC का रेशियो, क्योंकि AB और BC का जो रेशियो होगा ना वही AE और ED का रेशियो होगा। आपको पता है कि AB/BC जो होगा वो AE/ED के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में -1 और इस इक्वेशन में -1 कर दूंगा तो, ठीक है। तो आपको अगर AB और BC पता है तो आप AE और ED आप निकाल सकते हो जब ट्राइंगल AB जो है सिमिलर हो ट्राइंगल ACD से, ठीक है। तो हमने देखा अगर ये 2:1 तो ये भी 2:1 हो जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 सेंटीमीटर। या फिर आप इस वाले फॉर्मूला से, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो AE की वैल्यू 4 आ गई और BC की वैल्यू आपकी 2.5 आ जाएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन इससे बनाई जा सकती है, मतलब यहाँ पे AE/AD और AB/AC को अगर आप -1 करोगे तो यहाँ पे AB/BC और AE/AD आ जाएगी। मतलब पहले रेसिप्रोकल करोगे, AC/AB बनाओगे और AD/AE बनाओगे, फिर -1 जब आप करोगे तो आप इसमें से देखोगे कि आप BC/AB ED/AE आ जाएगा, फिर उसको दोबारा रेसिप्रोकल कर देना तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। और कई लोग समझ भी पा रहे होंगे जिन्होंने ये अच्छे से कर दिया है। क्वेश्चन में बोला है काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। एक काइट है वो स्ट्रिंग से अटैच है। मान लो कहीं यहाँ पे काइट उड़ रही है, ठीक है, एक काइट है कुछ यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग से अटैच है, तो ये जो है आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताना है, मतलब इसकी लेंथ बतानी है, तो काइट की हाइट जो है वो 90 मीटर है, ठीक है, और स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। आपको पता है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री एंगल बनता है तो 30 डिग्री के साथ वाली साइड जो होती है √3, सामने वाली 1 और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 2 होता है। तो आपने देखा 1 की वैल्यू अगर 90 है तो 2 की वैल्यू आप निकाल लोगे, 180 मीटर। आपसे यही पूछा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है रिडक्शन हुआ है 15% सॉल्ट के प्राइस में और 2 किलो ज़्यादा खरीद सकता है
कौन? एक बंदा 272 रुपये में आपको रिड्यूस्ड प्राइस बताना है। देखो कुछ नहीं करना आपको, आपने यहाँ पे देखा कि 15% की वैल्यू कितनी है, आपने देखा कि अगर 15% प्राइस रिड्यूस हुआ है तो बंदा 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, आपने देखा अगर 15% प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो बंदा 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो आपने यहाँ से देखा कि अगर 15% प्राइस रिड्यूस होने पे बंदा 2 किलो ज़्यादा खा पा रहा है, मतलब इसकी ना ट्रिक है कि 15 किलो प्राइस रिडक्शन हुआ, 2 किलो बंदा ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो यहाँ पे ना 15% के बाद आप 100% की वैल्यू निकाल लो। आपने देखा 15% की वैल्यू अगर ये है तो 1% की कितनी हो जाएगी? 2/15, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15% प्राइस रिडक्शन होने पे 2 किलो ज़्यादा खरीदा जा रहा है, तो 100% पे कितना खरीदा जाएगा? 40/3 किलो। ठीक है, अब आपको रिड्यूस्ड प्राइस बताना है। रिड्यूस्ड प्राइस जब भी आपको बताना है तो आप कुछ ना करो, जो जितने रुपए में वो 2 किलो ज़्यादा खरीद रहा था, कितने में खरीद रहा था? 272। तो 100% के सामने वाली क्वांटिटी एज इट इज़ लिख दो। और अगर आपको पूछता कि ओरिजिनल प्राइस बताओ, ओरिजिनल प्राइस अगर आपसे पूछता तो आप क्या लिखते हैं? 272/40/3, मतलब 40/3 किलो जो यहाँ पे है इसमें से 2 माइनस कर दो, 2 किलो, मतलब 100 में से 15% माइनस कर दो। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस ऐसे निकलता। अभी हमसे क्या पूछा है? रिड्यूस्ड प्राइस। तो आपने देखा कि 6 आ गया है यहाँ पे, और 24 और फिर 32 8, तो 68 आ गया। 68 जो होता है वो क्या होता है आपका? 204 हो जाएगा। 68 × 3 यहाँ पे बाई 10, तो 20.4 रुपीज़ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब रिड्यूस्ड प्राइस जो है सॉल्ट का वो इतना है। क्वेश्चन में बोला है क्या P जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है। आपको बोला है 2P + Q। मैं ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपने देखा कि थर्ड प्रोपोर्शनल है P, तो 2P + Q क्या हो जाएगा? P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 का स्क्वायर बाई 8, और Q की वैल्यू निकालें। Q जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर ये नंबर A है, ये नंबर B है, ये नंबर C है, और ये नंबर P क्या है, ये नंबर Q है, तो आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो क्या निकलेगा? Q स्क्वायर। P Q मत मानो और कुछ मान लो, क्योंकि P और Q तो यहाँ की बनी है। ठीक है, अगर पहला नंबर L है, दूसरा नंबर M है, और आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है तो दूसरे नंबर का स्क्वायर बाय पहला नंबर होता है। और पहले नंबर A, दूसरा नंबर B, तीसरा नंबर C, तो चौथा प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना है तो आपको पता है दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन बाय पहला नंबर होता है। ठीक है, तो आपने देखा 24 × 5/3, तो ये कितना हो गया? 8 × 5 = 40, ये गया 4 पे, 400/4 कितना होगा? 100, 100 + 40 कितना होगा? 140। करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ मनी वॉज बोरोड। एक पैसा जो है उधार लिया गया और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 980 रुपये की उसको पे किया गया, अलोइंग 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करो, जो परसेंटेज में है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो रेट है, आप उसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन में लिख लो। आपने देखा 4%, 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25, मतलब 25 जो है वो उसने प्रिंसिपल जो है वो लिया, मतलब 25 जो है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 25 पे 1 इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अमाउंट आपकी कितनी हो जा रही है? 26 हो जा रही है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो क्या लिखना है? अमाउंट बाय प्रिंसिपल। तो आपने देखा कितना? 26/25। जब भी 2 साल की बात हो रही हो, 2 साल की बात हो रही है, यहाँ पे बोला 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब वो 2 साल के लिए उसने पैसा उधार लिया है। तो आपने देखा कि पहले तो आपने क्या लिखा? अमाउंट बाय प्रिंसिपल, और दूसरे साल के लिए आप क्या लिखो? अमाउंट तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे अब आप क्या करो, यहाँ पे सिर्फ ये जो अमाउंट है इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो। ठीक है, इनटू प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या वैल्यू होती है? इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 980। तो आपने देखा प्रिंसिपल जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 980 × 51 × 25 बाय 26 × 26 कितना होता है? 676। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जानी चाहिए कुछ 1275। ठीक है जी, इन दोनों को सॉल्व करके 1275, तो ये 980 करीबन 2 पे, तो 9 दूनी 18, तो ये कुछ 1848.372। और आपसे नियरेस्ट टेंस पूछा। देखो यहाँ पे नियरेस्ट टेंस का मतलब आप ये समझना क्या कि
इस डिजिट को वो राउंड ऑफ करने को बोल रहा है, मतलब ये टेंस डिजिट है, इसको राउंड ऑफ करने को बोल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा 1848 तो आ ही जाएगा, तो 1848 को भी आपको इस डिजिट को अगर राउंड ऑफ करना है टेंस डिजिट को, तो टेंस डिजिट को अगर राउंड ऑफ करना है तो 1850, तो 1850 रुपये उसने बोरो किए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला दो सर्कल हैं आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं टी पे, ठीक है। तो मान लिया आपने ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये टी है। क्वेश्चन बोला है आर एस एक कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, ठीक है, जो कि सर्कल को टच कर रही है किस किस पे, पी और क्यू पे। आपको बोला है एंगल टी पी क्यू, मतलब ये वाला जो एंगल है मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपको गिवन है कितना 42 डिग्री। आपको ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा, पी क्यू टी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए क्या, जब भी दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे से और एक कॉमन टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की जाती है दोनों सर्कल पे, तो ये जो टचिंग पॉइंट है ना, इस पे जो ये एंगल बनता है पी टी क्यू, इसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, ट्रायंगल टी पी क्यू है, तो एक एंगल 90, दूसरा एंगल 42, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा 48 डिग्री। एक तरीका तो ये है जिसको थ्योरम नहीं पता हो, ठीक है, मतलब जिसको थ्योरम पता हो वो तो ऐसे कर लेगा, पर अब जिसको थ्योरम नहीं पता वो कैसे करेगा, देखो हर तरीका है अपने पास। आप क्या करो, आप यहाँ पे किसी पॉइंट से, आप मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, जेड मान लिया बाय चांस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जेड एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल के दो पॉइंट पी और टी पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। सेम दूसरे सर्कल पे जेड एक पॉइंट है, क्यू और टी दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, तो जेड पी जो है जेड टी और जेड क्यू के आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ट्रायंगल जेड टी पी की अगर मैं बात करूँ तो दो साइड इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल कितना हो गया 42 डिग्री हो गया। अगर ये 42 ये 42, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ये 42 तो ये कितने का हो जाएगा 84 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जेड टी क्यू एक ट्रायंगल है और जेड क्यू इक्वल टू जेड टी है, तो इनके सामने वाले, जब दो साइड इक्वल होती है तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा 2 थीटा, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए और एक एंगल हो गया 84 डिग्री का। तो आपने देखा कि 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री माइनस 84 यानी कि 96 आपके पास हो गया, और 2 थीटा की वैल्यू अगर 96 तो थीटा की कितनी हो जाएगी 48 डिग्री। तो आपने देखा यहाँ पे 48 आ गया। और कोई बोले कि सर ये 90 आपने कैसे बनाया था, देखो आप 42 और 48 को जोड़ोगे तब भी आपका 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से भी थ्योरम प्रूफ होती है क्या, कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब सेक ए आपको गिवन है, सेक ए की वैल्यू कितनी है 17/8, तो सेक आपको पता है क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, आपको पता है 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15, और एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें कोई दिक्कत उसमें होनी भी नहीं चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब सब कुछ साइन कॉट कॉस टेन सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 34 साइन है, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस 15, कॉट ए क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और 68 कॉस ए, सेक ए का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 8/17 माइनस 16, और टेन ए क्या होता है कॉट ए का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा 15/8। तो अब आप सॉल्व कर लो, 15 दूनी 30, 30 और 8 38, 8 4 जा 32, 32 में से 30 गया तो कितना रह गया आपके पास 2, 38/2 कितना 19। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है ए बी जो है डायामीटर है सर्कल का, ओके, सेंटर जो है वो ओ पे है, ठीक है,
उसके बाद बोला है सी और डी दो पॉइंट है ऑन द आइदर साइड ऑफ ए बी, मतलब एक पॉइंट अगर ऊपर है तो दूसरा पॉइंट नीचे होगा। मतलब ए बी एक डायमीटर है तो एक साइड जो है एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट अपोजिट साइड होगा उसके। एंगल सी ए बी आपको गिवन है कितना 42 डिग्री। एंगल ए बी डी आपको गिवन है कितना 57 डिग्री। आपको बताना है क्या कि एंगल सी ए डी बताना है, मतलब ये वाला पूरा एंगल बताना है, और एंगल सी बी डी ये वाला पूरा एंगल बताना है। देखो एक चीज़ क्या, ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ट्रायंगल एबीडी की अगर मैं बात करूं तो एक एंगल 57, एक एंगल 90 का, तो तीसरा एंगल जो है वो आपके पास कितने का हो जाएगा 33 डिग्री का, मतलब ये वाला जो एंगल है आपके पास 33 हो गया। अब ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो ये 90 ये 42, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है एंगल सी ए डी जो है वो कितना हो जाएगा 42 + 33 यानी कि 75 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी बी डी जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा 48 + 57 जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 105 डिग्री। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल आपको गिवन है ए बी सी, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल। आपको पता है दो इक्वेशन से हम दो ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, तो एक वेरिएबल यहाँ पे फालतू दिया हुआ है। अगर उसने हमसे तीन वेरिएबल सॉल्व कराने थे तो वो तीन इक्वेशन तो देता, मतलब उसने वेरिएबल ज़्यादा दे दिया, इक्वेशन कम, तो जितने वेरिएबल ज़्यादा दे दिए उसने, मतलब दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं, तो तीसरा वेरिएबल हम कुछ भी मान सकते हैं। तो आप तीसरे वेरिएबल की वैल्यू 0 लेट कर लो। ठीक है, तो आपने देखा a² + b² की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6.25, और ए बी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू 0, बी सी 0 हो जाएगा, सी ए 0 हो जाएगा, और c का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.52। ठीक है, आपको a + b + c यानी कि c की वैल्यू तो 0 ही है, तो आपको a + b की वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। a² + b² की वैल्यू कितनी 6.25, 2 × 0.52। ठीक है, तो आपने देखा कि 6.25 में अगर मैं 1.04 ऐड करूँ तो आप देखो 7.29 हो रहा है। ठीक है, मतलब a + b का होल स्क्वायर जो है वो 7.29 हो रहा है, तो a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2.7 और -2.7। आपको बोला है कि a + b + c यानी कि a + b जो है वो 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आंसर गलत, तो -2.7 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156, 148, 333 अगर डिवाइड किया जाए तो वो ईच केस में रिमाइंडर जो है वो कितना देंगे 6। देखो पिछली शिफ्ट में भी हमने क्वेश्चन किया था, क्या उसमें क्वेश्चन में गिवन था कि आप ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करें, 3 नंबर आपको दिए थे और रिमाइंडर जो था हर केस में इक्वल था, मतलब सेम रिमाइंडर आ रहा था किसी नंबर को जो कि ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, 3 नंबर को किसी ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर जो है, पिछली वाली शिफ्ट में जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो रिमाइंडर जो था सेम था, अब की बार भी रिमाइंडर सेम है और रिमाइंडर की वैल्यू दे दी कितनी 6। देखो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, कैसे आप लोग कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस देखो। आपने देखा 156 में से 181 गए तो कितना आएगा आपके पास 25, और 331 में से अगर मैं घटाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे 150 आ जाएगा। ऊपर वाले दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा 175। अब इनका आप HCF ले लो, आपने देखा ये कितना है 25 × 1, ये कितना है 25 × 6, ये कितना है 25 × 7, तो HCF कितना आ गया। मतलब मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना होता है, अगर लीस्ट नंबर आपसे पूछे तो आपको LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 25 जो है HCF है, तो 25 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या कि आपको बोला है कि 6 रिमाइंडर आएगा, मतलब 156 अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा 6 रिमाइंडर आएगा, तो आपने 156 में से 6 घटाया तो कितना है 150, मतलब वो 150 को एग्जैक्टली काट देगा। सिमिलरली 181 से डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर मतलब 175 वो एग्जैक्टली काट देगा, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 331 में से 6 गए कितना 325, 325 को भी वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो आपने देखा ये कितना होता है 25 × 6, ये कितना होता है 25 × 7, और ये कितना होता है 25 × 13। तो आपने देखा कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF क्या है 25, तो ऐसे भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है।
पर मैं आपको करा देता हूँ। एक तरीके से मैं कराऊंगा, दूसरे से आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन में बोला है, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने दोनों तरीके से कराया था। आपको बोला है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए जो है किसी काम को खत्म करता है 48 दिन में, बी उसी काम को खत्म करने में 60 दिन लेता है। दोनों ने काम करना साथ में शुरू किया और 12 दिन तक काम किया, उसके बाद ए चला गया। आपने देखा कि दोनों ने काम किया कितने दिन, 12 दिन। आपने देखा कि ए जो है पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देता है, 48 दिन में। 12 दिन में कितना काम कर देगा वो, 1/4 कर देगा। फिर आपने देखा कि बी जो है पूरे काम को खत्म करने में 60 दिन लेता है, तो 12 दिन में वो कितना काम कर देगा, 1/5। अब 1/4 और 1/5 काम तो हो ही चुका है, तो काम बचा कितना। आपको पता है फ्रैक्शन का जब टोटल वैल्यू हमने लेना होता है तो हम 1 मानते हैं, तो 1 में से 1/4 और 1/5 गया, तो आपने देखा वैल्यू कितनी आ गई, 20 - 5 - 4/20। तो आपने देखा कि 11/20, मतलब अब जो काम बचा है वो कितना बचा है, 11/20। ये जो है रिमेनिंग वर्क है। क्वेश्चन बोला इन हाउ मच टाइम इन डेज एंड आवर विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है, 11/20। इसका भी 25% काम करना है, ठीक है। आपने देखा बी जो है टोटल काम को खत्म करने में कितने दिन लेता है, आपने देखा टोटल काम को खत्म करने में बी 60 दिन लेगा, तो 11/20 का 25% काम खत्म करने में कितना टाइम लेगा। आपने देखा कि यहाँ तो कितना आ गया, 11/80 × 60। अगर पूरा काम को खत्म करने में 60 दिन लेता है तो 11/80 काम को करने में कितना टाइम लेगा, ये कितना आ गया, 33/4। तो 33/4 को आप क्या लिख सकते हो, 8 सही है, 1/4। अब 8 दिन और 1/4 दिन कितना होगा, आपको पता है एक दिन में घंटे कितने होता है, 24 घंटे होता है, तो 8 दिन और 6 घंटे जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 35 सेंटीमीटर हाई बकेट है, ठीक है, मतलब हाइट है बकेट की 35 सेंटीमीटर, जो कि फ्रस्ट्रम की फॉर्म में। अब फ्रस्ट्रम क्या होता है, एक बाल्टी टाइप शेप ही बोल सकते हैं आपको, मतलब होता तो वैसे ही है ना, एक्चुअली कोन का कुछ कटा हुआ पार्ट होता है। मतलब अगर कोन को मैं यहाँ से काट दूँ तो ये जो पार्ट होगा ना नीचे वाला, ये फ्रस्ट्रम बनता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है फ्रस्ट्रम, बाल्टी टाइप्स होता है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर वाले सरफेस पे भी, मतलब ऊपर वाला सरफेस भी सर्कुलर होता है, नीचे वाला सरफेस भी सर्कुलर होता है। इसकी भी कुछ रेडियस होती है, मान लीजिए r, और इसकी भी कुछ रेडियस होती है, ठीक है। अब ये जो फ्रस्ट्रम है, ये जो बना हुआ है आपके सामने, और हाइट जो होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने फ्रस्ट्रम है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। आपको बोला है कि लोअर एंड मतलब नीचे वाला एंड, इसकी जो रेडियस है वो आपको कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और अपर एंड की जो रेडियस गिवन है वो कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर। अब फुल ऑफ वाटर है, मतलब ये जो फ्रस्ट्रम है, यहाँ जो बकेट है पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। मतलब इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा कि कितना इसमें पानी भरा हुआ है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम निकालना पड़ेगा। अगर हमें निकालना है कि पानी कितना भरा हुआ है, मतलब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है कि बाल्टी के अंदर या बकेट के अंदर कितना पानी है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h, अपर एंड के रेडियस का स्क्वायर, लोअर एंड के रेडियस का स्क्वायर, और अपर और लोअर एंड के रेडियस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। अब बोला गया है कि अगर इस बकेट से एक साइलेंड्रिकल ड्रम में जिसका बेस रेडियस है 20 सेंटीमीटर, उसमें अगर पानी डाल दिया जाए, मतलब बकेट में जो पानी भरा हुआ है अगर उसको साइलेंड्रिकल ड्रम में मैं पोर कर दूं या डाल दूं, जिसका बेस रेडियस इतना है, आपको बताना है हाइट कितनी होगी वाटर की ड्रम में। मतलब ये बताना है कि ये कितने हाइट तक भर जाएगा। मान लो कहीं यहाँ तक अगर भरता है तो ये कितनी हाइट तक भर जाएगा। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल पुट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई r²h, ठीक है। तो आपने देखा कि 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दो। हाइट कितनी है, 35, और 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 12 × 18, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इक्वल टू आपको वॉल्यूम ऑफ कौन करना पड़ेगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, पाई रेडियस कितनी, 20 का स्क्वायर इंटू h, पाई से पाई गया पहले तो, ठीक है। उसके बाद 35/3, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 144 प्लस 324 प्लस 216
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 400 इंटू एच। ठीक है जी। तो आपने देखा कि 144 में अगर मैं पहले तो मैं इन्हीं को जोड़ देता हूँ 540 में अगर मैं 644 जोड़ूँ तो आप देखते हो 684 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करके आपका 684 आ जाएगा। तो 684 को 3 पे काट दो तो आपने देखा कि 228 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। फिर आप इसको 4 पे काट सकते हो। 4 पे काटोगे तो आप देखोगे 57 आ जाएगा। तो हाइट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 35 इंटू 57/100। तो 35 इंटू 57 कितना होता है आपको पता है 1995 होता है। 1995/100 कितना हो जाएगा आपका 19.95 जो है आपकी हाइट आ जाएगी किसकी कि पानी जो है सिलेंडर ड्रम में 19.95 मीटर तक सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। ठीक है जी। तो 35 इंटू 57 और सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है फैक्टर बनाने पड़ेंगे। आपको पता है कि अगर 2 डिफरेंस करना है तो 9 से 1 जा होता है। ठीक है। तो आपने देखा 10 स्क्वायर है तो 9 10 है, माइनस 7 10 है, माइनस 63। तो आपको पता है 9 से 1 जो 63 होता है और 9 और 2 का 9 और 7 का डिफरेंस भी 2 होता है। तो आपने देखा 10 अगर आपने कॉमन लिया तो 10 + 9 माइनस 7, 10 + 9 = 0। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 10 की 2 वैल्यू है, एक तो 7 है और एक -9 है। -9 जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए जो है एंगल ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में 10 की जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो 10a की वैल्यू आपको पता लग गई कितनी 7। अब 7 10a है तो आपको पता है 7/1 हम बोल सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ये कितना हो गया √50। तो 2 ऑफ साइन है, ट्वाइस ऑफ साइन है। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने देखा 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19/√50 जो है आपका करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा और दिमाग का क्वेश्चन है। ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन रह गए, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। आपको बोला एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको बोला है कि ऐसा देखा गया कि जो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है ना उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। मतलब वो इंक्रीज़ हो गया कितना 25%। आपने देखा प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 25% इंक्रीज़ हो गया। और लेबर कॉस्ट जो है वो 30% होती थी पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट के, अब 38% हो गई लेबर कॉस्ट। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कंजप्शन कितना डिक्रीज़ किया जाए या रिड्यूस किया जाए ताकि उसकी जो कॉस्ट है मतलब जो पहले हमें एक्सपेंडिचर हो रहा था बाद में भी उतना ही एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता है क्या कि एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। मतलब अगर सेब जो है 10 रुपये किलो है। ठीक है। यहाँ संतरे बोल सकते हैं 10 रुपये किलो है और हमारी खपत जो है कंजप्शन जो है हमारी 10 किलो है। तो यहाँ से हमने देखा कि 10 रुपये किलो संतरे हैं और 10 किलो हमारी खपत है। तो आप बोल सकते हो क्या कि 1 किलो के 10 रुपये तो 10 किलो कितने 100 रुपये। मतलब 100 रुपये जो है हमारा खर्चा आएगा, मतलब एक्सपेंडिचर आएगा। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बनाने का ये तरीका है कि एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखा कि प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया। ठीक है। प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया रॉ मटेरियल का। तो आपने देखा कि यार आपने मान लिया प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 25% बढ़ गया। तो आपने मान लिया कि इनिशियली ना लेट कर लिया आपने कि इनिशियली जो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल था वो कितना था 100। ठीक है। और बाद में क्या हुआ 25% उसका इंक्रीमेंट हो गया। तो आपने देखा कि इनिशियली अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 100 था तो 25% के इंक्रीमेंट के बाद प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब लेबर कॉस्ट आप देख लो। ठीक है।
क्योंकि अगर आपको देखना है कि उसका कॉस्ट क्या पड़ रही है या फिर आपको देखना है कि उसका टोटल बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है, उसका प्राइस कितना पड़ रहा है, तो आपको उसमें प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट भी लेना पड़ेगा, सारा कुछ लेना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका प्राइस निर्धारित कर पाओगे कि इतने की चीज़ बनेगी, ठीक है ना। तो पहले जो था लेबर कॉस्ट वो 30% था रॉ मटेरियल का, मतलब रॉ मटेरियल का अगर इनिशियल हमने 100 माना तो इसका जो 30% है, रॉ मटेरियल के प्राइस का जो 30% वो हमारा लेबर कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि पहले जो खर्चा आ रहा था वो कितना आ रहा था, 100 रुपये तो रॉ मटेरियल पे लग रहे थे, लेबर कॉस्ट जो थी रॉ मटेरियल के प्राइस का 30% यानी कि 30 थी, मतलब जो टोटल खर्चा आ रहा था वो कितना आ रहा था पहले 130। अब जो है वो क्या हो रहा है, अब 38%, मतलब अब जो पहली बात तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है वो कितना है 125, इसका भी 38% हमको पे करना पड़ रहा है, किसका, लेबर कॉस्ट। तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 47.5, ठीक है। तो आपने देखा 25 का 38%, 125 का 38% निकाल के भी देख लेना चाहे, 5 पे 4 पे 19 2, तो ये कितना आ गया 95, 19 पंजे 95/2, 19 पंजे 95/2, तो 95/2 आपका कितना हो जाएगा 94, 47.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.5, और यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे 172.5, मतलब पहले जो आपका प्राइस आ रहा था वो कितना आ रहा था आपका 130, और बाद में जो आपको प्राइस पड़ रहा था वो कितना पड़ रहा था 172.5। क्वेश्चन में आपको क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि कॉस्ट जितनी पहले थी ना अभी भी उतनी पड़ रही है, मतलब जो एक्सपेंडिचर था जितना पहले था उतना अभी है। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना अभी है, तो जो कंजप्शन होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस हो जाएगी। प्राइस जो है वो आपने देखा कि इनिशियली कितना था 130, फाइनली कितना हो गया 172.5, तो आपने प्राइस का रेशो ले लिया। प्राइस का जो रेशो होगा वो कंजप्शन के रेशो के उल्टा होगा, क्यों होगा, क्योंकि कंजप्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इनिशियली जो है कंजप्शन इतनी है, फाइनली जो है हमें कंजप्शन 130 करनी पड़ेगी। इनिशियली अगर कंजप्शन 172.5 है तो हमें फाइनली कंजप्शन 130 करनी पड़ेगी। तो कितने का रिडक्शन है, आपने देखा कि 172.5 में से अगर मैं 130 घटाऊं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 42.5, और इनिशियल वैल्यू कितनी, ये कुछ नहीं हुआ है, फाइनल वैल्यू माइनस, सॉरी ये हमने कुछ नहीं किया, ये हमने देखा कितने का रिडक्शन आया 42.5 का, किस वैल्यू पे आया 172.5 वैल्यू पे। तो आपने कुछ नहीं किया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 किया, और कंजप्शन जो है रिड्यूस हो रही थी इसलिए इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू है। होता क्या जनरली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू होता है इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इससे वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, नेगेटिव हमें क्या शो करेगा कि चीज़ रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है तो हमें चीज़ शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें साइन शो करने की ज़रूरत नहीं, सीधा लिखो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि आपका रिडक्शन ही हो रहा है। तो आपने देखा कि ये आ गया 42.5, 172.5 इंटू 100%। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी करीबन 2-4, ठीक है। आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी करीबन 24.63%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24.63%, जो कि राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 24.6% हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 7 डिजिट नंबर है, कौन सा, X8942Y4, जो कि डिविजिबल होना है किस पे, 56 पे। अब सबसे पहला काम क्या कि 56 को जो है को प्राइम में डिवाइड कर लो, आपको पता है 8 × 7 हो जाएगा। अब 56 जो होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, क्या, 8 और 7। अगर मैं को प्राइम में डिवाइड करूं, मतलब अगर किसी नंबर को 56 पे डिविजिबल होना है मतलब वो नंबर 8 पे भी जाना चाहिए, नंबर 7 पे भी जाना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपको पता है y की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 224, अब 224 जो है आप देखो ये 8 पे जाता है, ठीक है। उसके बाद 40 आप ऐड कर दो, क्योंकि 8 5 या 40 होता है, ठीक है।
तो पिछली वैल्यू सेम रखने के लिए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जीरो तभी आता है जब 8 5 40 होता है। तो आपने देखा 40 अगर आपने ऐड किया तो यहाँ पे कितना नंबर आ गया 264, फिर इसमें 40 ऐड कर दो तो आप देखोगे 304। तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे आना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो y की 2 वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या, एक तो 2 आएगी तो 224 जो है वो 8 पे जाएगा। फिर आपने 40 ऐड किया, 40 क्यों ऐड किया आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 40 इसलिए ऐड किया कि आपने 4 में 0 ऐड करके यहाँ पे यूनिट डिजिट दोबारा 4 बनाया, तो इसलिए 0 जो है यूनिट डिजिट आए, इसलिए हमने देखना है कि 8 5 का 40, इसमें यूनिट डिजिट 0 होता है तो 0 अगर हम ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा, कितना 4। तो आपने देखा 40 ऐड किया तो 264। अब 264 भी एक ऐसा नंबर है क्योंकि 224 अगर 8 पे जाता है, 40 भी अगर 8 पे जाता है तो 264 भी 8 पे जाएगा। तो आपने देखा y की वैल्यू 6। क्वेश्चन में बोला है x² + y की वैल्यू बताओ फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, आपने देखा y की 2 वैल्यू पॉसिबल 2 और 6, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y कौन सी है, 6। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो एक चीज़ पता की क्या कि y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6। अब क्वेश्चन में बोला है x² + y की वैल्यू बताना है। ठीक है, ऑप्शन में ये सब कुछ गिवन है। ठीक है, ऑप्शन में गिवन है 33 44 70 और 55। कैसे निकालेंगे, देखो ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन अब फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपने देखा y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, अगर आप 33 रखो तो y की वैल्यू 6 माइनस करोगे कितना, 27। 27 जो है किसी भी डिजिट, x जो एक डिजिट होगा 0 से लेके 9 के बीच में x एक डिजिट हो सकता है। ठीक है, x जो है एक डिजिट होगा, x जो है एक डिजिट होगा जो कि 0 से लेके 9 के बीच में होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 6 है और x² + y की वैल्यू अगर 33 आ गई तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू माइनस की, तो आपने देखा x² की वैल्यू 27, x² की वैल्यू 27 कैसे पॉसिबल है, 27 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, घट गया। 44 में से आपने 6 माइनस किया तो 38 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, घट गया। अब यहाँ पे आ गया 55 में अगर मैं माइनस करूँ 6 तो आपने देखा कितना आ रहा है, 49 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 7 का स्क्वायर है। उसके बाद आपने 70 देखा, 70 में से 6 गए 64 जो है 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अब ये दोनों ऑप्शन रह गए जिसमें से आंसर सटीक आना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ना सिर्फ यहाँ पे देखो कि 894 और 264 अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो आप देखोगे 84 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 14 आएगा और 14 एग्जैक्टली जाएगा। मतलब ये जो नंबर है, मतलब लास्ट के 6 डिजिट जो हैं, लास्ट के 6 डिजिट जो हैं वो एग्जैक्टली 7 पे डिविजिबल हैं। तो अब x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक तो x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, एक तो x की वैल्यू 0 पॉसिबल है कि अगर लास्ट के 6 नंबर गए तो x की वैल्यू जो है 6। अच्छा, x और y तो नेचुरल नंबर है, x और y तो नेचुरल नंबर्स हैं, x और y तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, x और y अगर नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखा है तो 0 जो है होल नंबर के अंदर आता है, नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, 0 जो है होल नंबर के अंदर आता है। तो x की वैल्यू जो है 1 से लेकर 9 तक पॉसिबल है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, तो a की वैल्यू है फिर, क्योंकि 7 पे अगर नंबर को जाना है तो 70 700 7000 7 लाख 7 करोड़ जो है वो आपको पता है कि 7 पे जाएगा ही जाएगा। तो x की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, 7। तो आपने देखा कि 7 का स्क्वायर प्लस y कितना, 6। तो आपने देखा 49 + 6 कितना आ जाएगा, वो 55। मतलब ऑप्शन से मैंने आपको इसलिए चेक कराया कि अगर गलती से यहाँ पे आपके पास 70 की जगह 54 होता ना तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन ना बनता, आपका फाइनली जो है y की वैल्यू निकाल के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता। अभी 2 वैल्यू आ गई, 8 और 7, बजाय कि आप इसको डिवाइड करके देखो। आपने देखा 894264 जो है 7 पे जा रहा है, तो अगर मैं x की वैल्यू 7 रख दूंगा तो तब भी ये 7 पे जाएगा एंड आंसर इज़ करेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन 2 बार मैंने खुद करा दिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला इन विच 2 ग्रेड्स टेकन टुगेदर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स B and E। पहली बात तो आपने देखा ग्रेड B में कितने 27%, ग्रेड E में कितने 8%, तो टोटल कितने हो गए 35% हो गए बच्चे।
ठीक है ना, 35% बच्चे हो गए। अब 54 बच्चे कम होने चाहिए। पहली बात तो आपने देखा कि 54 का ना परसेंटेज, अब ऐसा ना करो कि 35% निकाल लिया 1800 स्टूडेंट का, फिर उसमें से 54 माइनस किया, फिर उसका परसेंटेज निकाला। अब ऐसा ना करें, आप देखो आपको बोला है कि बी और ई में जितने बच्चे हैं उससे 54 कम, ठीक है, तो 54 का भी आप परसेंटेज निकाल लो ना, क्योंकि आप ग्रेड बी और ग्रेड ई में परसेंटेज देख रहे हो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। आपने देखा कि 35% जो है बच्चे हैं ग्रेड बी और ग्रेड ई में, उससे 54 कम होने चाहिए, तो 54 का भी परसेंटेज निकाल लो। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 1800, ठीक है, तो 54 जो बच्चे हैं वो कितने परसेंट होंगे, आपने देखा 54 जो बच्चे हैं वो 3% होंगे। तो आपने देखा 35% से 54 बच्चे कम, यानी कि 3% कम, कितना हो गया, 32%, ठीक है। तो 32% अब चेक कर लो। आपने देखा बी और डी, बी और डी को अगर मैं जोड़ूँ तो ये आ गया 38%, ऑप्शन गलत। सी और डी को अगर मैं जोड़ूँ तो ये आ गया 35%, ऑप्शन गलत। ए और ई को अगर मैं जोड़ूँ तो ये आ गया 38%, ऑप्शन गलत। तो आपने जोड़ा सी और ई को, सी को 24 और 8 कितना, 32, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। सी और ई जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। ये वाला बार जो है ये आपका यूथ शो कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो बार है ये आपका क्या शो कर रहा है, एम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। एम्प्लॉयड मतलब रोजगार है जिनके पास, वो वाला यूथ। तो आपको अनएम्प्लॉयड यूथ बताने हैं, तो डिफरेंस ही तो लेना पड़ेगा। यूथ में से एम्प्लॉयड यूथ गए तो अनएम्प्लॉयड यूथ आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई डिफरेंस, 1.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे फिर 1, मतलब मैक्सिमम का है डी में। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग इन 2020 एज कम्पेयर टू 2019। पहली बात तो आपने देखा 2019 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, 2000, और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 13%। तो 13% कितना हो जाएगा 2000 का, तो आपने देखा ये हो जाएगा 260। मतलब 2019 में, मतलब 2019 में जो इंजीनियरिंग कर रहे थे स्टूडेंट वो कितने थे, 260। अब 2020 में कितने कर रहे हैं इंजीनियरिंग, तो आपने देखा 12% अब की बार किसका, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2020 में कितने हैं, 2400। तो आपने देखा कि 12 जा 144, दूनी कितना हो जाएगा, 288। तो आपने देखा 2019 में 260 थे, 2020 में 288 इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो कितने का इंक्रीमेंट आया, आपने देखा इंक्रीमेंट जो आया 288 माइनस 260, और इनिशियल वैल्यू कितनी है 260। तो आपने देखा कि 28, ठीक है। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 10.77%, 76 करके आगे कुछ है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली मान लेना कि 10.77% आ जाएगा आपका। 10.769% आना ना, तो 10.77% इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर। तो आपने देखा 170 सेंटीमीटर यानी कि इससे कम। तो आपने देखा 20 और 12 32 और 6 38। तो 38 का आपको परसेंटेज बताना है, मतलब 170 से जो स्टूडेंट्स हाइट में कम है 170 सेंटीमीटर से, उसका परसेंटेज बताना है आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाइट मोर देन 160, मतलब जिनकी हाइट 160 से ज़्यादा है, तो उन पे परसेंटेज बताना। तो आपने देखा 20 और 24 और 18 और 16 और 4। तो 16 और 4 20, 20 और 20 40, 40 और 42, ये कितना हो गया 82। मतलब 82 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट जो है 160 से ज़्यादा है, 38 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट 170 से कम है। तो आपको 38 बताना है कितना परसेंट है किसका, 82 का। तो ये आ गया 19, ये आ गया 41, तो ये जाएगा भाई लोग 4 पे 6 पे 46.3%। तो पहले तो 4 से ही देख के आप लोग समझ जाना कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। पहला जब आपका 4 आएगा ना, यहाँ पे आप देखोगे कि 41 जो है अगर मैं 4 पे ले जाऊँ तो 164 होता है, और 5 पे ले जाऊँ तो 205 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखना 190 से छोटा यानी कि 164 पे ही जाएगा। तो 46.3% इज़ द करेक्ट आंसर। यही था इस शिफ्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।